Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. In this video, I'll discuss full electricity chapter thoroughly, and after that, I'll give an idea about important questions, even most repeated questions. Okay, so please stay connected. So without further delay, let's start. अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो चार्ज की बात ना करी जाए ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की, राइट? अब चार्ज की डेफिनेशन दे विल नेवर आस्क, ओके? डेफिनेशन लिखने को आपको कभी नहीं बोलेंगे, बट यू शुड नो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट? अब जैसे छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा होता है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ओके? तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज होता है एक हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ओके? अब यहाँ पे इस क्लास में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर एंड उसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? सिमिलरली नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके? और उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके? अब ये जो प्लस माइनस है ये तो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि आपको 10th क्लास में इनका कोई खास यूज़ मिलेगा नहीं प्लस माइनस का, ओके? तो यू शुड रिमेंबर जस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ओके? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम, इवन मैग्नीट्यूड सेम होता है इनका, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? फर्दर प्रॉपर्टीज like charges repel each other, unlike charges attract each other, charges are of two types, है ना? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है उसकी वैल्यू दिस वन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी वैल्यू ये होती है। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बट इसमें से कभी कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम में आने वाला, ओके? तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं ये चीज़ का आइडिया देती रहूँगी कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? या अगर आप कोई भी स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो इस चैप्टर में से, तो मेन चीज़ें कहाँ पे हैं पूरे चैप्टर में वो आई विल इन्फॉर्म यू स्टेप बाय स्टेप, राइट? अब चार्ज की बात होगी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब चार्जेस ना या तो हो सकते हैं रेस्ट के ऊपर, ओके? या हो सकते हैं मोशन के अंदर, राइट? दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो चार्ज रेस्ट पे होगा या होगा चार्ज इन मोशन, राइट? अब मान लो अगर तो चार्ज है रेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उस केस में हम, जैसे हमारा चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ओके? व्हेन वी आर स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास में आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप पढ़ोगे अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो ना, जैसे +2 में है इलेक्ट्रोस्टैट, वो सारा वहाँ पे आप यही पढ़ते हो। फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर यही रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैट मतलब व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, राइट? अब सेकेंड केस है मोशन के अंदर, अगर चार्ज इज इन मोशन तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके? देन इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो अब हमें 10th क्लास में क्या पढ़ना है? वी विल डिस्कस दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन, ओके? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको जस्ट पता होना चाहिए, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे होना, ओके? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, राइट? तो ये तो हो गया बेसिक सा ऑल अबाउट चार्जेस, राइट? अब बात करते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की, ओके? इवन हम चार्जेस को डिस्कस कर रहे थे ना, तो चार्जेस अगर मोशन में है ना, हम ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, ओके? तो जब चार्ज मोशन में है तो अगर चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, विद इन अ गिवन टाइम, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको उसी को तो बोलते हैं करंट फ्लोइंग, है ना? करंट फ्लो करना, करंट पास होना किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर में से। तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके? तो आप ये साथ साथ लिख सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके? पर यूनिट टाइम या अपनी वर्डिंग में आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। सबसे सिंपल वर्ड ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट? तो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट द, जैसे हम बोल सकते हैं कि करंट किसको बोलते हैं, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, ओके? कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, राइट? वन मोर थिंग, जैसे चार्ज की बात करी हमने, है ना? अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या सीन है कि अब ना जैसे आप चैप्टर 1 में पढ़ते हो केमिकल इक्वेशंस वाले में, अब वहाँ पे क्या होता है, आप दो चीज़ें पढ़ते हो, एक होती है वर्ड इक्वेशन, है ना?
तो एक हम सिंपल लिखते हैं जो केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूले बोलते हैं जिसको हम, राइट। अब वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, अब मैं क्या लिखूँगी वर्ड इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ना, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है हमें, वाटर, है ना। तो एक तो मैंने ये चीज़ लिख दी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, राइट। लेकिन अब ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है ना। मान लो ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी तो ठीक है ये चल गया, अगर कोई बहुत लंबी सारी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है आपने, है ना, तो कितना लंबी जाएगी। तो वर्ड इक्वेशन से ना बेटर हम क्या प्रेफर करते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूले प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हो। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर लिखने की बजाय व्हाट वी प्रेफर, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, राइट। बाकी बैलेंसिंग करके सॉल्व हो जाता है, तो हम ये चीज़ प्रेफर करते हैं। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया था, है ना, कि अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम H के साथ लिखते हैं, ऑक्सीजन है तो उसको O के साथ लिखते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, अब अगर चार्ज की बात करनी है तो दे विल नॉट राइट अगेन एंड अगेन चार्ज, करंट, पोटेंशियल, ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने हर एक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, लाइक चार्ज, करंट, पोटेंशियल, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए ना उन्होंने एक एक लेटर दे रखा है, एक एक नोटेशन दे रखी है, ओके। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। ये चीज़ हमेशा आपको याद रहनी चाहिए कि अगर चार्ज की बात हो रही है ना तो चार्ज को रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू के साथ, ओके। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, हार्डली मैटर्स, ओके। सो चार्ज हो गया क्यू। अब इसके SI यूनिट भी आपको पता होने चाहिए, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, जैसे अगर आप मैथ्स में एरिया लिख रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप लास्ट में उसके यूनिट्स लिखते हो साथ में, है ना, लाइक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे लास्ट में यूनिट्स लिखने आर कंपल्सरी, ओके, बिकॉज न्यूमेरिकल है तो मैथमेटिकल फॉर्म ही, तो वहाँ पे आपको यूनिट्स लिखने हैं। तो यूनिट्स लिखोगे कब, जब आपको सब चीज़ों के यूनिट्स पता होंगे, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक एक टर्म पढ़ते जाएंगे आपको उनकी नोटेशन याद रखनी है, आपको उनके SI यूनिट्स याद रखने हैं, मोर ओवर उनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ओके। तो जैसे चार्ज को अगर क्यू के साथ लिख रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना वो ये चीज़ होती है, क्यू इज इक्वल्स टू NE, ओके। तो ये मैंने फॉर्मूलाज वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कितने फॉर्मूलाज हैं टोटल, वो सारे मैंने आपको उस वीडियो में समझाए हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको कलेक्टिव लिस्ट चाहिए फॉर्मूलाज की, क्लास 10 प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, हर एक चैप्टर की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बट स्टिल दिस वन आई एम प्रिपेयरिंग न्यू कंटेंट, ताकि न्यू जो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम जो नया सिलेबस है, नए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो लास्ट 2-3 ईयर्स में दोबारा से रिपीट हुए हैं या क्वेश्चन आए हैं नए, तो वो सब चीज़ें भी नई वीडियोज़ में कवर अप हो सके, ओके। सो Q इज इक्वल्स टू NE, एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसका फॉर्मूला। नाउ विल टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। अब चार्ज के SI यूनिट की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे C लिखा था, राइट। अब चार्ज के SI यूनिट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ कूलम, राइट। तो कूलम अब लिखोगे तो बार बार अब हम जैसे चार्ज बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, करंट बार बार नहीं लिखेंगे, विल राइट QI, राइट। तो सिमिलरली कूलम को भी बार बार ऐसे बड़ा बड़ा कूलम नहीं लिखेंगे, ओके। तो हम इसको न्यूमेरिकल में, जस्ट न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी का तो यू हैव टू राइट कूलम, ओके। पूरा नेम लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर SI यूनिट्स ऑफ चार्ज, ओके, तो आपको ये लिखना है वहाँ पे कूलम, ओके। कूलम को रिप्रेजेंट C के साथ कर सकते हैं हम, ओके। कैपिटल C लिख दो, स्मॉल c, बट ध्यान रखना है कोई कर्सिव राइटिंग वगैरह कुछ ना हो, सिंपल वर्ड्स प्रेफर करने हैं। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला हो गया, क्यू के साथ उसको रिप्रेजेंट करा जाता है, SI यूनिट्स हो गए उसके, कूलम, एंड C के साथ इसको न्यूमेरिकल में आप लिख सकते हो, राइट। नाउ मूविंग टू करंट, करंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके। अब जैसे चार्ज को क्यू के साथ लिखा जाता है, तो सिमिलरली करंट को भी किसी चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I के साथ, ओके। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I के साथ। तो अगर मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाऊँ, है ना, अब यहाँ पे ना आपको कोई क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेशंस याद हो जाती हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन से इजीली फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर आपका माइंड ज़्यादा शार्प है, आप डायरेक्ट फार्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न कर पा रहे हो, तो फार्मूला से डेफिनेशन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कोई क्रैमिंग नहीं है, फार्मूला याद है तो डेफिनेशन उससे बन जाएगी, अगर डेफिनेशन याद है तो वहाँ से फार्मूला क्रिएट करा जा सकता है, ओके।
जैसे मान लो ये मैंने लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। अब फ्लो ऑफ चार्ज लिखा है मैंने, तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज अपॉन, जैसे लिखा है पर यूनिट टाइम तो डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। सो दिस वन इज अनदर फॉर्मूला okay of this chapter, I is equals to Q upon T, clear। so flow of charge per unit time इसकी definition होगी, I is equals to Q by T इसका formula हो गया। now talk about इसका SI unit, okay। अब SI यूनिट इसके क्या होंगे, करंट के SI यूनिट्स होते हैं एम्पियर, ओके। आप लोग अपने नोट्स के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करते जाना, राइट। सो एम्पियर, राइट। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मैंने नोटिस करी हुई है बहुत ज़्यादा, बच्चे क्या करते हैं, एम्पियर यूनिट होते हैं इसके AMPERE, राइट। वो क्या लिखते हैं, वो ना स्पेलिंग लिखते हैं एम्पियर, राइट। वो ये चीज़ लिखते हैं PHERE, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। एम्पियर नहीं है इसके यूनिट्स, एम्पियर हैं, ठीक है। वैसे आप सोचते हो कि साइंस में स्पेलिंग्स के मार्क्स बहुत कम कटते हैं, बट ये चीज़ गलत है। अगर आप मेन जो लाइक जैसे अब इसके SI यूनिट लिख रहे हो, अगर क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई है, आपने उसी के स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, तो कहीं ना कहीं तो टीचर के माइंड में जाएगा ना कि मार्क्स काटने अभी इसके, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एम्पियर नहीं होता, इट इज़ एम्पियर, AMPERE, राइट। तो ये हो गया सारा कुछ करंट के बारे में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक। अब चार्ज और करंट हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स की ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अलग सा टॉपिक भी नहीं बोलेंगे, अलग सी चीज़ है, जैसे करंट का फॉर्मूला, यूनिट, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नाउ यू शुड नो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करती है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है एमीटर, ओके। इट इज़ एमीटर, राइट। एम्पियर से याद रख सकते हो, एम्पियर इसके SI यूनिट है, तो इट इज़ एमीटर, राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेम अ डिवाइस, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या लिखोगे, एमीटर, राइट। अब एमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो कि डायग्राम में बनाना आ जाए, है ना। अगर हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, उस सर्किट डायग्राम में आपको एमीटर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे सर्कल में A लिख के, राइट। ये दो वायर्स के एंड हो गए, तो एक में पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो ये चीज़ शो करके आप डायग्राम में एमीटर बना सकते हो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है इस चैप्टर में वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। आपकी बुक में ना पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस एज वेल। तो पहले तो है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ओके। अब पूरी बुक में ना पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ज़्यादा क्या आपको मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट इन 10th क्लास, ओके। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर क्लास, ओके। हायर क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है जब भी ना अब देखो हम कह रहे थे कि चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, राइट। तो मैं मान लेती हूँ ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, कोई वायर होगी, तो यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, अब चार्ज फ्लो करेगा गिवन टाइम में, तो वो तो हो गया करंट, राइट। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया करंट। अब चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहे हो, है ना। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा ना वो वहाँ पे, है ना, कोई ना कोई काम तो करेगा अगर चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है, वो चीज़ क्या बताती है, पोटेंशियल बताता है, ओके। पोटेंशियल क्या चीज़ बताता है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसके ड्यूरिंग जो वो वर्क डन होगा वहाँ पे, दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल, ओके। अब डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क क्या है। अगर तो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है चार्ज, है ना, A to B लेके जाना है, तो इट मीन्स आपको दोनों पॉइंट्स पता है, A पॉइंट B पॉइंट, यहाँ से उठा के चार्ज यहाँ तक लेके जाना है, राइट। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स आपको दो पॉइंट्स का डिफरेंस के बारे में पता है कि यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, क्लियर। तो वो तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मान लो आपको चार्ज को जहाँ से लेके आना है उस पॉइंट के बारे में नहीं पता, तो आप कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हो, फ्रॉम इन्फिनिटी,
ओके, इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है बहुत दूर, तो इन्फिनिटी से उठा के चार्ज को एक गिवन पॉइंट लाइक बी पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे लेके आना है, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो तभी मैं बोल रही थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले ज़्यादा कोई केसेस, कोई न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आपको नहीं आएगा, बिकॉज इन्फिनिटी वाला केस आप अभी नहीं पढ़ोगे, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ओके, आपको क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे आपको दो लाइक आपको पता होगा कि कहाँ से चार्ज उठा के कहाँ तक लेके जाना है, राइट। और चार्ज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करता है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को भी अब किसी लेटर के साथ नोटेट करेंगे, तो इसको लिखा जाता है V के साथ, राइट। जैसे करंट को हम लिखते थे I के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे V के साथ, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देखो पोटेंशियल क्या होगा कि कितना वर्क डन हो रहा है फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो W/Q, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल सी चीज़। ओके, डेफिनेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग साथ साथ चाहे नोट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको हमेशा डेफिनेशन प्रेफर करनी होती है, ताकि कोई क्रैमिंग ना करनी पड़े आपको, कोई ना जैसे ऐसा ना हो जाए कि आप डेफिनेशंस लर्न करती रह जाओ और आपको वर्डिंग याद ही ना हो। जैसे जितनी अलग अलग बुक्स हम प्रेफर करते हैं ना, सब में वर्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। और जब खुद से बनाने जाते हैं फिर हम आइंस्टाइन बन जाते हैं और उस चक्कर में हम कुछ गलत कर देते हैं। ओके, सो अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी ऑलवेज प्रेफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलेंगे। ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो बहुत सिंपल वर्डिंग में आप ये लिख सकते हो, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लिख सकते हो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सो मैं टेक स्क्रीन शॉट। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज SI यूनिट। ओके, सो हम कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, डेफिनेशन होगी, अब इसके SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट इसके होते हैं वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये भी याद रखने ईजी है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस को भी V के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है, एंड लकीली उसके जो यूनिट्स है वोल्ट, उसको भी V के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इजी हो जाता है बच्चों के लिए। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो गया, उसके SI यूनिट वोल्ट हो गया, और जिसको V के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, राइट। लास्ट थिंग, जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर नाम की डिवाइस है हमारे पास, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस है, वोल्ट मीटर। ओके, इसके नाम से ही निकला, देखो बिल्कुल इजी है याद करना, वोल्ट मीटर, राइट। SI यूनिट वोल्ट हो गए, एंड डिवाइस कौन सी होगी, वोल्ट मीटर। क्लियर? राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक में है ना, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पोटेंशियल एंड करंट, दो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज ओहम्स लॉ। ओके, अब ओहम्स लॉ में इसने क्या करा, ओहम ने क्या बताया था हमें, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, वोल्ट पोटेंशियल एंड करंट, है ना। तो ओहम ने हमें क्या बताया था कि पोटेंशियल एंड करंट, ओके, हाउ दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर। Okay, how these two terms like current and potential, how they are related to each other. Okay, तो इसने अपने फॉर्मूले में या एक्सप्लेनेशन में जो इसने अपनी थ्योरी दी थी, ओहम्स लॉ जो इसने नेम रखा था, इसमें इसने ये चीज़ समझाई, कहते हैं कि जितना करंट चेंज करते जाओगे ना, लाइक जितना करंट चेंज होगा एक सर्किट में, ठीक है, उसके लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ ना, तो इसने क्या चीज़ बताई थी कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आप समझते हो, उसका मतलब क्या होता है कि जितनी अमाउंट करंट की चेंज करोगे ना, सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज चेंज होगी सामने से, राइट। तो इसने अपना फॉर्मूला क्या दिया था, I प्रोपोर्शनल टू V। ओके, इसका बेसिक फॉर्मूला ये था, I प्रोपोर्शनल टू V, राइट। तो अब I प्रोपोर्शनल टू V है, तो इसको मैं सिमिलर मैनर में ये लिख सकती हूँ, V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, V प्रोपोर्शनल टू I, राइट। अब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल यहाँ से हटेगा तो क्या होता है, वहाँ पे एक कांस्टेंट की इंट्रोडक्शन होती है, एंड दैट इज R। ओके, दैट कांस्टेंट इज R, राइट। तो ये तो पहले हो गया इसका फॉर्मूला, ओहम्स लॉ।
ओके, V इज इक्वल्स टू IR। तो पहले आपको ये समझना है अच्छे से कि ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। अब देखो जो पीछे हमने 2 टॉपिक करे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको बहुत रेयर चांस है कि ये पूछ लें कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत रेयर चांस है। ओके तो ये चीज़ आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब इनके फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके अब वो न्यूमेरिकल एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी हो सकता है, किसी पार्ट में हो सकता है, राइट। अगर एक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स बनाए हो तो उसका एक पार्ट न्यूमेरिकल हो सकता है। ओके सो वहाँ से तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट मतलब मैं वो बता रही हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं पहले। ओके वैसे तो बहुत से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अब आता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में से हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है अगर आता है तो। ओके आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको ये बोल दे कि स्टेट ओहम्स लॉ, ठीक है, बिकॉज इसकी डेफिनेशन बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आती भी है तो हार्डली किसी पार्ट में बन के आ सकती है, पूरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं हो सकता। ओके पूरा एक कंबाइंड क्वेश्चन कभी भी नहीं आता ओहम्स लॉ पे, राइट। सो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो V इज इक्वल्स टू IR हो गया ना, तो अब एक नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया R, ठीक है। अब जो आपका चैप्टर चलेगा ना, अब वो सारा चलेगा R के ऊपर, राइट। अब नया कांस्टेंट आ गया भी, उसको भी थोड़ी सी वैल्यू देनी है ना, हमने उसको भी थोड़ी तवज्जो देनी है कि इसको डिस्कस करेंगे सारा, इसका क्या इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूले क्या बनेंगे, इसके SI यूनिट क्या है, किस किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, फिर रेजिस्टेंस के साथ कोई और जो टर्म्स रिलेट करती हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। बिफोर दैट आई वांट आस्क यू वन थिंग, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी I इज इक्वल्स टू Q/T, है ना, एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे रिसेंटली जो बोर्ड के एग्जाम हुए ना इसी ईयर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इवन लास्ट ईयर भी उसी फॉर्म में एक दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब जैसे क्वेश्चन क्या आया था, उन्होंने लिख दिया डिफाइन 1 एम्पियर। ओके डिफाइन 1 एम्पियर क्वेश्चन आ गया। तो अभी 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे, है ना, उसकी थोड़ी सी हिंट बता देती हूँ कि अगर यूनिट्स को डिफाइन करना आ जाए ना तो कैसे लिखते होते, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं अगर यूनिट्स डिफाइन करने पूछ लिए जाएँ, है ना। देखो अब 1 एम्पियर आ गया। अब आप सोचोगे कि हमने डायरेक्ट एम्पियर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है कि एम्पियर इज जस्ट SI यूनिट ऑफ करंट, है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। एम्पियर करंट के SI यूनिट्स होते हैं। ओके अब अगर एम्पियर करंट के SI यूनिट हैं तो आपको करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर एम्पियर डिफाइन करना है ना, तो अगर आपको ये चीज़ याद है कि एम्पियर SI यूनिट है करंट के, तो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, सपोज मेरे को पता है I इज इक्वल्स टू Q/T हो गया। ओके तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले में सब चीज़ें, जो भी चीज़ें दी हुई हैं ना, सब चीज़ों के SI यूनिट्स लिख दूंगी। ओके लाइक करंट I की जगह मैं लिख दूंगी एम्पियर, ओके A के साथ, Q की जगह मैं लिख दूंगी C कूलम, T की जगह हो गया सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड। ओके अब जो डेफिनेशन हमने करंट की लिखी थी ना, उसी डेफिनेशन में आपने यूनिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेफिनेशन बना के दिखाती हूँ। 1 एम्पियर करंट कब होगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर। ओके देखो यहाँ से हमने यहीं से बनाई, मैंने कुछ क्रैम नहीं करा हुआ, कुछ भी नहीं, डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से क्रिएट करी हमने। ओके एज आई टोल्ड यू अर्लियर ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू मे राइट डेफिनेशन एज वेल। ओके अगर डेफिनेशन याद है तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है। ओके तो 1 एम्पियर करंट कब होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर, राइट। अब सिमिलरली लास्ट ईयर आई थिंक सैम्पल पेपर में या शायद बोर्ड्स में, कोई एग्जैक्ट याद नहीं, 1 वोल्ट का क्वेश्चन आया होता है। इस साल 1 एम्पियर का आ गया, तो पहले क्या आया था 1 वोल्ट का क्वेश्चन, है ना। अब वोल्ट के बारे में पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वोल्ट किसके यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस के, राइट। तो अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो V इज इक्वल्स टू W/Q, राइट। तो मैं इन तीनों चीज़ों के SI यूनिट्स लिख दूंगी ताकि मैं 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकूं। ओके तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल, राइट। तो यहाँ पे हो गया जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, राइट। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, व्हेन 1 जूल का वर्क इज डन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। जो डेफिनेशन मैंने आपको वर्डिंग में
पोटेंशियल डिफरेंस की लिखवाई थी ना, ठीक है। सेम ही डेफिनेशन में आपने बस वैल्यूज लिख देनी है, ओके। मैंने वहाँ पे क्या लिखाया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ओके। अब अमाउंट पहले हमें नहीं पता थी, अब हमें अमाउंट पता है कि 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, राइट। तो विल राइट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग, पहले हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा था बिकॉज हमें वैल्यू नहीं पता थी, अब हमें वैल्यू पता है 1 कूलम चार्ज, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, राइट। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर है, पीछे बतानी रह गई थी तो भी मैंने अभी बता दी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, पहले तो इसके बारे में लिखते हैं कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है ना कि एक बैरियर होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इन द पाथ ऑफ करंट या इन द पाथ ऑफ चार्जेस, ओके। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, बैरियर का मतलब क्या हो गया कि रुकावट, है ना। तो ये चार्जेस के फ्लो में या करंट के फ्लो में क्या करता है, रेजिस्टेंस बैरियर क्रिएट करता है ताकि ज़्यादा करंट पास ना हो सके, ज़्यादा चार्जेस फ्लो ना हो सके, ओके। सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में भी हम यही चीज़ लिखते हैं, इट इज़ द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट या पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, कुछ भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट रेजिस्टेंस एक बैरियर है करंट के पाथ के अंदर, ओके। अब रेजिस्टेंस को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, आर के साथ लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस आर के साथ हमने यहाँ पे लिखा ही था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वेयर आर इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ओके। तो रेजिस्टेंस को आर के साथ लिखते हैं। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, इट इज़ थोड़ा सा हटके, ठीक है, आपने पहले नहीं पढ़े हुए चीज़। तो रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट होते हैं ओहम, ठीक है। अब ये इतना तो आपको 10th तक पहुँच के आपको हिंट मिल गई होगी कि फिजिक्स में ना जब भी कोई साइंटिस्ट खुद डराइव करता है ना किसी फॉर्मूले को या खुद कोई थ्योरी देता है ना, तो उस फॉर्मूले में अगर कोई टर्मिनोलॉजी वो दे रहा है तो वो टर्मिनोलॉजी के जो एसआई यूनिट है ना उसके नेम से ही होते हैं, ठीक है। जैसे वर्क के यूनिट जूल, तो जूल एक साइंटिस्ट था, राइट। पास्कल होते हैं प्रेशर के यूनिट, तो वो भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। न्यूटन साइंटिस्ट था जिसने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसने फोर्स के यूनिट ही न्यूटन रख दिए, ठीक है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस, अब ओहम लॉ है, ओहम ने खुद डराइव करा है ये लॉ, तो इट मीन्स उसके जो एसआई यूनिट होंगे उसी के नाम से होंगे, तो ओहम इसके यूनिट हो गए। बार बार हम ओहम नहीं लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसने एक सिंबल दिया था दिस वन, तो ये सिंबल आपको लिखना है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ओहम को, ओके। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि व्हाट आर एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको इस अकेला ये सिंबल नहीं बनाना, आपको नेम लिखना है पूरा, ओके। ओहम नेम का मतलब तो पूरे यूनिट लिखने वहाँ पे, फिर आप सिंबल साथ में बना सकते हो। अगर पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिट लिखो, फिर आपको पूरा लिखना है। न्यूमेरिकल में आप शॉर्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हो सिंबल, ओके। तो ये हो गए रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट्स, राइट। अब रेजिस्टेंस से और आपको क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, अगर हम ओहम्स लॉ का फॉर्मूला देखें ना तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस निकालो यहाँ से, तो वो बनेगी V/I, है ना। तो यहाँ से ना आपको एक चीज़ की हिंट मिल जाएगी कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। वैसे तो वो उसके कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, है ना। तो इट मीन्स अगर करंट आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस उसको रोकने का काम करती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना वैसे, है ना। तो R एंड I आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू विल डिक्रीज, ओके। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, है ना, ऑपोजिट है ना। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, एज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यूनिट एंड दिस वन, ओके। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। अब हम रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज़ भी साथ में ही पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ध्यान देना आपने कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ओके। और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अगर लेंथ ज़्यादा है किसी भी कंडक्टर की, ज़्यादा लंबा कंडक्टर है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो एक तो हो गया लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंडली एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इनवर्सली, ओके।
एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस, लेकिन इन्वर्सली डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, जितना एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं। सपोज कोई कंडक्टर बहुत ज़्यादा लंबा है ना, मान लो ये है कोई कंडक्टर, हम एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट, है ना। ये कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे लेंथ इसकी इतनी ज़्यादा, वायर होगी, वायर की बात होती है ज़्यादातर तो यहाँ पे, है ना। तो वायर में से करंट फ्लो करता है, तो वायर की में से रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो मान लो वायर है ये इतनी सी थिकनेस की, ठीक है। तो इस वायर में अब देखो ये जितनी लंबी है ना, अब हम क्या कहेंगे कि जितनी लंबी, इट मीन ज़्यादा रास्ता उसके पास चार्जेस को फ्लो करने का, राइट। अब जितना ज़्यादा रास्ता है करंट फ्लो करने का, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी तो एक्टिव हो जाएगी ना, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी अपना काम करेगी कि हाँ अगर चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी कि करंट ज़्यादा फ्लो ना कर सके, राइट। तो एक केस तो ये हो गया। अब एरिया की बात करते हैं। मान लो एक इतना सा कंडक्टर है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक इतना कंडक्टर है ना, मतलब ऐसे लगा लो एक मोटी वायर है, एक थोड़ी सी पतली सी वायर है। ओके, तो यहाँ से देखो अब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, अब यहाँ से देखो ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो कम रास्ता है ना, जगह कम है, लेकिन यहाँ तो देखो कितनी जगह है। अब रेजिस्टेंस अगर यहाँ से रोकेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस इधर उधर से कहीं से भी कुछ भी हो, रेजिस्टेंस कहीं से भी रोकेगी, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाएंगे। अब यहाँ पे एरिया की बात होगी, यहाँ एरिया कम है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से हमें क्या पता चलता है कि अगर एरिया ज़्यादा है ना, तो ये वाला केस देखो, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि चार्जेस के बाद बहुत सारा रास्ता है, कहीं से भी फ्लो कर सकते हैं फटाफट वो, है ना। अब यहाँ पे एरिया कम था तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब एरिया कम है ना, तो रेजिस्टेंस पूरी ऐसे खौफ में उसमें रहेगी, ठीक है, कि एरिया को पूरा वो करके रखिए कि चार्ज फ्लो ना कर सके, चार्जेस को ऐसे डरा के रखिए कि वो फ्लो ना कर सके, रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एरिया कम है तो वो पूरा ऐसे एक्टिव रहेगी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना कर सके, ठीक है। ठीक है, यहाँ एरिया ज़्यादा है तो इजीली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस का इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाएंगे। क्लियर। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो दूसरा दो चीज़ें, मेन दो चीज़ें ये हैं, बाकी नेचर ऑफ मटीरियल वगैरह हो गया, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी एंड टेम्परेचर वगैरह पे, राइट। तो उसके बाद अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, है ना, तो हमारे पास ना एक नया फार्मूला बन जाएगा। देखो दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ आ गई, L/A के प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे ना, तो वी विल इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्स्टेंट दैट इज रो, ठीक है। रो इसको बोलते हैं जस्ट, ठीक है, बोलने के लिए इस सिंबल को रो बोला जाता है, रहो नहीं बोलना किसी ने भी, ठीक है। तो इट इज़ रो, लेकिन खुद ये सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल होता है रेजिस्टिविटी का, ओके। तो ये है क्या, रेजिस्टिविटी, ओके, नया कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो नया नाम इंट्रोड्यूस होगा डेफिनेटली, राइट। सो रो बोलते हैं, लेकिन इसका सिंबल को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ओके। तो बुक में ना आपको ऐसा मिलेगा, आप सोचोगे मैम ने ऐसा लिख दिया, बुक में ही आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। मुझे ये ऐसे अच्छा नहीं लगता लिखना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोई इतना मैटर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है जी। हायर क्लासेस में आपको ये ऐसे भी मिलता है, ठीक है, +2 की बुक्स में कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, ओके। तो अब रेजिस्टिविटी आ गई, तो इसके एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ से आप देखो रेजिस्टिविटी का ना अलग से फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया ना, R=ρL/A, तो आपको अलग से लर्न नहीं करना इसका फॉर्मूला, ठीक है। आप जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ से निकाल सकते हो रो की वैल्यू। जैसे मुझे अभी ज़रूरत है यूनिट निकालने के लिए, तो मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लूँगी। तो रो कितना आएगा, देखो A उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया RA डिवाइडेड बाय L, इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय L। इज इट क्लियर। हाँ, अभी आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो रो इज इक्वल्स टू RA/L, ओके। अब बात कर रहे थे हम इसके एसआई यूनिट्स की। अब अगर इसके एसआई यूनिट्स निकालने हैं, है ना, तो तीन चीज़ें हैं इसके फॉर्मूले में, तीनों चीज़ों के एसआई यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। कोई क्रैमिंग नहीं करेंगे हम इसके यूनिट्स में। तो देखो आर के यूनिट होते हैं ओहम, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर, ओके। तो यहाँ पे 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल, तो रो के यूनिट क्या आ गए हमारे पास, ओहम मीटर, राइट। तो रो के यूनिट्स क्या आ गए, ओहम मीटर, क्लियर।
रेजिस्टेंस के ओहम होते हैं सिर्फ, रेजिस्टिविटी के ओहम मीटर होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, है ना। अब रेजिस्टिव आपके माइंड में आएगा रेजिस्टिविटी है क्या। अब आप लोग इस फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बनाओगे, रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, ये सब नहीं उलझना। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, कई बार डायरेक्ट नहीं मिलती उनको बुक में। तो आप क्या लिखोगे कि ये क्या करेंगे ना, कंसीडर करेंगे, केस ले लेंगे कि मान लो लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर है, एरिया ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो अगर मैं ए की जगह भी 1 कर दूं, एल की जगह भी 1 कर दूं, तो रेजिस्टिविटी आर के इक्वल आ गई ना हमारे पास, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मीनिंग सेम है ऑलमोस्ट, है ना। तो बुक में ना जब भी कहीं लिखा होगा ना कि अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, लाइक लिखा हुआ कि अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, है ना, तो अंडरस्टूड है कि दे आर टॉकिंग अबाउट हाई रेजिस्टेंस। ओके, अलॉयज की रेजिस्टेंस हाई है मतलब रेजिस्टिविटी हाई है। ओके, सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझने में अगर न्यूमेरिकल में आता है, कहीं पे भी कुछ लिखा आता है, न्यूमेरिकल में नहीं, न्यूमेरिकल में दे आर डिफरेंट थिंग्स। अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कहीं आता है तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। ओके, सेम थिंग्स क्यों है ये हमने देख ही लिया यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू आर। अब इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे डायरेक्ट कि हाँ रेजिस्टिविटी इज बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। नो, ये चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। आर और रो एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ पे लेंथ और एरिया का फैक्टर भी मैटर कर रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी इज, आप डेफिनेशन लिख सकते हो साथ में, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने न्यूमेरिकली वर्ड क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, लेंथ और एरिया को 1-1 कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली 1-1 के 1-1 ही नहीं होगी उनकी वैल्यू, हमने सिर्फ अजम्पशन करी है। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद लिख सकते हो या व्हेन लिख सकते हो कि व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, ये पूरे वर्डिंग में लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट लिख सकते हो डायरेक्ट, आप वैल्यू खत्म ही कर दो केस, है ना, कि लेंथ एंड एरिया आर यूनिट। ओके, तो ये मैंने प्रॉपर वर्डिंग लिखा दी कि आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। ओके, बोल के भी थक गई मैं तो। ओके, अब ये तो है सारा एक जैसा मिलता जुलता टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक, राइट। एक टॉपिक और रह गया, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वो थोड़ा सा हटके टॉपिक है, वो हम देखेंगे, उनकी डेरिवेशंस भी आती हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल की, तो वो भी करेंगे। एंड एक लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, वो सारा एक साथ मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक ये सब एक साथ मिलते जुलते टॉपिक से। सो जितना चैप्टर हमारा नेक्स्ट रह गया हीटिंग इफेक्ट एंड रेजिस्टर्स वाला, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर नॉलेज। यहाँ आप लगा लो कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो उस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बोर्ड्स में या कहीं पे भी मेन एग्जाम्स में इस चैप्टर में से रिपीट हुए हैं। ओके, सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ना, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हीटिंग इफेक्ट वाला का भी जो न्यूमेरिकल है, डैम श्योरली उसका एक न्यूमेरिकल हमेशा रहता है एग्जाम में, बिकॉज वो जो कॉस्ट वाले क्वेश्चन है ना, कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना बिल आएगा घर का, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो वाले क्वेश्चन वो हमेशा डालते हैं, क्वेश्चन हमेशा रहता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, यहाँ कई बार रेजिस्टर इन सीरीज पैरेलल वाला। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।